पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। ठीक है वैसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला टॉपिक है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी में तीन व्यक्ति, यानी गाइस तीन व्यक्ति। हमें पहले ये समझना पड़ेगा यात्रियों के नज़रिए ये नाम क्यों रखा, क्योंकि यात्रियों के नज़रिए जब तीन यात्री आए, तीन यात्री यानी अलबरूनी, इब्न बतूता, फासा बनियार। आए तो बहुत सारे थे पर मेनली तीन आए थे, अलबरूनी, इब्न बतूता, फासा बनियार, जिन्होंने कुछ लिखा उसके बारे में। जब ये आए तब इनका टाइम पीरियड अलग अलग था, तीनों अलग अलग समय पे आए। ठीक है, तब जब आए इन्होंने जो जो देखा कि भारत में क्या हो रहा है, कौन सी प्रथा चल रही है, कौन सी रीति रिवाज चल रहा है, राजा कैसे क्या कर रहा है, तो इन सब का जो वर्णन इन्होंने अपनी कृति में किया, यानी अपनी किताब में किया। उसी के आधार पर ये बुक लिखी गई है। और इसका जो चैप्टर लिखा गया, चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए। स्टार्ट करते गाइस। लगभग 10वीं से 17वीं सदी में तीन व्यक्ति। पहला व्यक्ति था अलबरूनी। क्या गाइस? अलबरूनी 11वीं सदी में आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, नेक्स्ट इब्न बतूता। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। मोरक्को यानी आज का अफ्रीका। ठीक है गाइस, अफ्रीका देश में है। ठीक है, जो नेक्स्ट यात्री है वो फासा बनियार। फासा बनियार 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्रा करके आया था। यानी क्या हुआ, जो फासा बनियार है वो कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। इसको याद करने के, फा से फासा होता है और फा से फ्रांस होता है, यानी फासा बनियार कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। दोनों सेम से वर्ड है, आप याद कर सकते हो। फा से फासा बनियार और फा से फ्रांस, यानी फासा बनियार कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। सिंपल सी बात। सो गाइस हमने एक यहाँ पे रफ ड्राफ्ट बनाया जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि अलबरूनी, इब्न बतूता और फासा बनियार। इसी ड्राफ्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा कि कौन कहाँ से आया, क्या क्या उसने लिखा भारत के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला यात्री है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी 973 में, कब? 973 में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में जन्म का हुआ उसका 973 में। कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में। नेक्स्ट है 1017 में। ठीक है, इस 1017 में गजनी के सुल्तान महमूद ने हमला आक्रमण किया। कहाँ पर? जहाँ पर अलबरूनी रहता था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म पर उस पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारे बुद्धिजीवियों को अपने साथ ले गया। किसको? बुद्धिजीवी, यानी जिनके पास कोई ना कोई कला होती है या दिमाग होता है। ठीक है, उसमें से एक अलबरूनी भी था, तो इसीलिए उसने भी अपने साथ ले गया। ठीक है, गजनी, कहाँ ले गया? गजनी। नेक्स्ट सिंध से जुड़ना शुरू हो गया। जब गजनी जो सुल्तान है उसका जो शासन जैसे जैसे विस्तार हुआ उसका, जब सिंध तक उसका शासन फैला, सिंध यानी आज का पाकिस्तान, वहाँ तक फैला, तो क्या हुआ? अलबरूनी को मौका मिला भारत में आने का। ठीक है, इस नेक्स्ट पॉइंट। अब उसमें देखो हुआ क्या, अलबरूनी के ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है गाइस, क्या आ रही थी? प्रॉब्लम उससे किताब लिखने में। जैसे किताब उल हिंद, उसकी किताब का क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अरबी भाषा में अरबी भाषा में लिखी गई, यानी किताब उल हिंद कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में है। नेक्स्ट एक प्रश्नावली शैली। जब भी गाइस, जब अलबरूनी जब भी कुछ लिखता था ना गाइस, तो उसके पहले क्या लिखता था? क्वेश्चन। ये इसकी एक कला थी। ठीक है, इसकी क्या थी? कला, कि जब भी कुछ लिखे तो उससे पहले एक क्वेश्चन बनाता था। इसीलिए क्या बोला? इसकी शैली कैसी? प्रश्नावली। कुछ भी लिखने से पहले, यानी कोई आंसर लिखने से पहले ये उसका क्वेश्चन लिख देता था। ठीक है, जैसे मैं भारत क्यों आया, तो पहले पॉइंट क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि मैं भारत क्यों आया, फिर उसके बारे में लिखेगा ये मैंने कुछ ऐसा देखा, उसके बारे में ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिखना उसका ज़रूरी है। यानी उसकी शैली क्या थी? प्रश्नावली शैली। नेक्स्ट हमारा भारतीय संस्कृति के बारे में, उनके भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, क्या होता, जो उनकी भारतीय संस्कृति को देखिए वो चौंक गया था, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी थी। उसके बारे में उसने 80 अध्याय लिखा है। ठीक है, 80 चैप्टर लिख डाले। कितने? 80। किसने? अलबरूनी ने। नेक्स्ट जो हमारा यात्री है उसका नाम है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को में जन्म। ठीक है, जो अफ्रीका है आज का, तंजार देश में जन्म इब्न बतूता का। तंजार में जन्म हुआ। तंजार एक तरीके से उनका वंश था। जन्म का हुआ मोरक्को में हुआ। ठीक है, हटीला था। हटीला यानी जिद्दी था वो। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, जिद्दी था। कई भाषाओं का ज्ञाता था इब्न बतूता। नेक्स्ट 1332 से 33 में भारत आया। ठीक है, किस लिए आया? भारत आया इब्न बतूता 1332 से 33 में। राजा को खुश करने के लिए उसने 400 दास व भेड़ बकरी ले जाता था, राजा को खुश करने के लिए। यानी जब भी इब्न बतूता कहीं जाता था ना,
तो कुछ ना कुछ लेके जाता था, चाहे वो भैंस हो, बकरी हो, या कुछ उपहार हो, ये लेके जाता था। ठीक है। नेक्स्ट 1342 में, ठीक है गाइस, 1342 में तक पद पर बना रहा, काजी के पद पर। ठीक है। कौन से पद पर? काजी के पद पर। काजी का मतलब क्या होता है? जो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, उस पद पर रहा। इसकी किताब का नाम है रिहला। रिहला किताब अरबी भाषा में लिखी गई है। और मंगोलिया गया राजदूत बनकर। जब जैसे इसका काम भारत में ख़त्म हुआ, कहाँ चला गया? मंगोल चला गया। ठीक है। अब और गाइस, जो इसकी किताब है रिहला, इसका अर्थ क्या होता है? पहिया। ठीक है। किसकी किताब है ये? इब्बन बतूता की। इब्बन बतूता की किताब है। ठीक है गाइस। जो हमारा अब अगला यात्री है फासा बनियार। ठीक है। फासा बनियार सबसे पहले एक चिकित्सक था, महाज्ञाता था, यानी बहुत सारे उसमें ज्ञान था, नॉलेज भी बहुत थी, भाषाओं का भी ज्ञान था। भारत में 1656 में आते हैं मंगोल का शासक शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोहा के इलाज के तौर पर। यानी क्या हुआ, जब ये मंगोल आया, जब फासा बनियार फ्रांस से भारत की ओर आया, तो उस समय किसका शासन था? मुगलों का। तो मुगलों का शासन, राजा क्या नाम था उसका? शाहजहाँ। तो उसका जो बेटा था दारा सुका, वो उस समय बीमार था, तो उसके इलाज के लिए कौन आया था? फासा बनियार। और पेशे से क्या था? एक चिकित्सक था, यानी एक चिकित्सक होने के नाते वो उसका इलाज कर रहा था। ठीक है। फ्रांस में जन्म किसका हुआ? फासा बनियार का। 1656 से 68 में मुग़ल साम्राज्य में रहा। देखो, इतने टाइम पीरियड तक ये मुग़ल साम्राज्य में रहा, 1656 से 68 तक। इसके अलावा सती प्रथा को देखा कि एक 13 साल की लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है। किसने देखा? इब्बन बतूता ने। और इसकी किताब का नाम है ट्रेवल ऑफ मुग़ल एम्पायर। ट्रेवल ऑफ इन द मुग़ल एम्पायर, ये इसकी किताब का नाम है। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है वह है यात्रियों के नज़रियों से अल-बिरूनी और यात्रियों के नज़रिए से अल-बिरूनी। ठीक है। अल-बिरूनी ने क्या क्या देखा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, दो पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया इसको। पहला है समझने में बाधा है, उसे कौन कौन सी चीज़ों को समझने में बाधा आई थी। पहला भाषा। देखो, भाषा क्या हुआ, इंडिया में जब आया अल-बिरूनी, तो उसने भाषा की सबसे बड़ी दिक्कत हुई। क्यों? भाषा संस्कृत थी और उन्हें संस्कृत आती नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी है वो धार्मिक प्रथा। धार्मिक प्रथा यानी जो भारत आया, उसने इतनी सारे धर्म, इतने सारे त्यौहार, इतने सारे रीति रिवाज देख के वो चौंक गया। ठीक है। अभिमान, मतलब जब अल-बिरूनी आया भारत, तो वो पैसे से क्या था? अल-बिरूनी एक दास था। क्या था? एक अल-बिरूनी दास था। कैसे दास बन गया? क्योंकि गजनी के सुल्तान ने उन पर हमला करके उसे तो अपना दास बना लिया था। तो इसीलिए अभिमान, मतलब जब भी अल-बिरूनी किसी के पास कुछ पूछने के लिए आता था ना, तो राजा होते ना वहाँ के, तो अभिमान होता था उन पे कि हाँ, हम एक दास से बात करेंगे। तो वो भी सब इसने देखा। नेक्स्ट हमारा है घुड़सवार और शासक वर्ग, घनिष्ठ और पुरोहित वर्ग, चिकित्सक और तथा खगोलीय, और कृषक और शिल्पकार। हुआ क्या, जो अल-बिरूनी ना, उन्होंने बताया कि जो जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 होता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही 4 प्रकार क्या है, अलग हमारे अलग विदेशों में भी है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि भारत में ये चल रहा है, इसी का बदला हुआ रूप कहीं और भी चल रहा है। तो उन्होंने 4 प्रकार दिखाए। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। नेक्स्ट, इब्बन बतूता। इब्बन बतूता क्या क्या चीज़ों का वर्णन करता है? नारियल तथा पान का वर्णन करता है। ठीक है। जब वो भारत आता है, नारियल तथा पान उससे बहुत आकर्षित होता है इब्बन बतूता। नेक्स्ट, भारतीय शहरों के बारे में बताता है कि ये राजधानी आबादी में बहुत अधिक है, चमक धमक वाली है, रंगीन बाज़ारें हैं, दौलताबाद यानी आज का महाराष्ट्र। नेक्स्ट, दिल्ली और दौलताबाद यानी दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करता है कौन? इब्बन बतूता। नेक्स्ट, संचार की अनूठी प्रणाली, पैदल और घुड़सवार, इसके बारे में। ठीक है। पैदल में आप गाइस जानते ही हो कि क्या होता है, पैदल घुड़सवार में। सो गाइस, होता था क्या, जो पैदल में होता था, एक जब एक व्यक्ति, उसमें होता था कि एक व्यक्ति भागता था। ठीक है। छड़े लेके। ठीक है। उसमें घंटी टंगी होती थी, तो उसे संदेश के साथ भागा जाता था। जैसे जैसे भागता था, उसके अलग एक पोस्टिंग होती थी, हर जगह इतने इतने किलोमीटर के बाद इतनी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर जाके वो संदेश बदलता था और दूसरा व्यक्ति उसे पकड़ के, वो भी घंटी लेकर, रोड लेकर, मतलब भागता था। ठीक है, संदेश पहुँचाने के लिए। और घुड़सवार में घोड़े के माध्यम से तीव्र गति से भागकर संदेश पहुँचाया जाता था। ये किसने वर्णन किया? इब्बन बतूता ने। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा फासवा बर्नियर। फासवा बर्नियर जो फ्रांस से आया था,
इसने क्या क्या वर्णन किया भारत के बारे में? भूमि स्वामित्व का प्रश्न, यानी भूमि स्वामित्व ओनरशिप, जो भूमि की ओनरशिप है उस पर प्रश्न उठाया किसने? फ्रांसोis बर्नियार ने। पश्चिम से तुलना की किसने? फ्रांसोis बर्नियार ने। भूमि का स्वामित्व राजा के पास होता है, इसने क्या बताया? जब भारत में जितनी भूमि है उसका स्वामित्व किसके पास होता है? राजा के पास, ना कि लोगों के पास होता है। इसीलिए लोग अपनी ज़मीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, किसान खेती करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसकी ज़मीन है ही नहीं, उसे पता है। नेक्स्ट उसने लिखा एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, शिविर नगर। ठीक है गाइस, क्या लिखा? शिविर नगर। शिविर नगर क्या होता है? वो कुछ समय के लिए ऐसे नगर होते हैं जो जैसे जैसे राजा कोई आदेश देता है तो उसके साथ वो नगर भी बदलते हैं। ठीक है गाइस, अगला किताब मुग़ल के बारे में लिखी थी, क्या? ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, इसमें दो बातें, सती प्रथा और भूमि स्वामित्व। यह फ्रांसोis बर्नियार ने देखा कि भूमि का स्वामित्व राजा के तथा उसके उस चीज़ की तुलना यूरोप से की और बताया कि पश्चिम में निजी स्वामित्व है पर भारत में भूमि का स्वामित्व निजी नहीं है। यानी क्या होता है? पश्चिम जो जितने भी देश है उसमें निजी स्वामित्व है, लोगों के पास अपनी ज़मीन है, वो कह सकते हैं कि हाँ इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। मतलब जो भारत है उसमें ये नहीं कह सकता क्योंकि सारी ज़मीन किसके नाम है? राजा के नाम है। और फ्रांसोis बर्नियार ने भारत को क्या बोला? अविकसित पूर्व का नाम दिया। ठीक है गाइस। सो गाइस, जो हमने 3-4 स्लाइड अभी तक पढ़ी है उसमें आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है और हम आगे पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये डीपली नॉलेज है। ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हमने वो तो एक डेमो था, अब हम इससे डीपली नॉलेज के लिए करते हैं। मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो अलबरूनी तथा किताब उल हिंद, इसके बारे में है ख्वारिज़म से पंजाब तक। ठीक है, 973 में जन्म लेता है उज्बेकिस्तान के स्थित ख्वारिज़म में। ठीक है, शिक्षा का केंद्र था। ख्वारिज़म क्या था? शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट, सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था, यानी इसे ज्ञान था किसकी का? सीरियाई, फारसी, हिब्रू। 1017 में क्या हुआ? ख्वारिज़म पर आक्रमण हुआ जिसमें से जो अलबरूनी उसको भी ले जाया गया और पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद अलबरूनी कई वर्ष पुरोहित व ब्राह्मण के साथ संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। ठीक है, जिससे उसने संस्कृत भाषा भी सीखी और किताब उल हिंद का रचना भी की। नेक्स्ट स्लाइड है किताब उल हिंद। किसने लिखा? किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखा। ठीक है, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें 80 अध्याय है जिसमें रीति रिवाज, विज्ञान, जीवन, त्योहार, दर्शन, धर्म सब कुछ लिखा गया है। कितने? 80 अध्याय। इसका नेक्स्ट है इब्न बतूता का रिहला। ठीक है, रिहला का अर्थ क्या होता है गाइस? पहिया, जो हमने अभी बताया था आपको। इब्न बतूता का रिहला में क्या है? एक अरबिक विश्व यात्री। रिहला अरबी भाषा में रची गई है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में है। तो इसमें क्या क्या है? मोरक्को के इस यात्री ने तंजार के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में जन्म हुआ। इसका इस्लामी कानून था इनका सरिया, यानी इस्लामी कानून को सरिया कहा जाता है। विशिष्ट के लिए प्रसिद्धि था, यानी इनका परिवार जो सरिया कानून के लिए फेमस था। इब्न बतूता किताब यात्राओं पर अधिक ध्यान न देकर उस पर अर्जित अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। यानी जो इब्न बतूता है ना, वो ऐसा मानता था, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, मेंटालिटी ऐसी थी कि जो किताबी ज्ञान है ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है खुद एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को। ठीक है, वो उसका मानना था। 1333 से 32 में क्या हुआ? भारत में आया। ठीक है, इसके अलावा 1333 में क्या हुआ? मध्य एशिया से होकर स्थल मार्ग के जरिए सिंध पहुंचा। सिंध यानी आज का पाकिस्तान पहुंचा। कब? 1333 में। इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जब ये था उस समय कौन सा राजा राज कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश था, शासन था। जब इब्न बतूता आया भारत, उसे काजी का पद दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। काजी का मतलब क्या होता है? जो फैसले सुनाता है, जस्टिस करता है। नेक्स्ट, इसी में मध्य भारत से मलावा तट तक यह मालदीव गया। देखो, मलावा तट से कहा गया मालदीव गया तथा 18 काजी के पद पर रहा। 18 महीने आई थी। ठीक है, वो 18 महीने किस पद पर रहा? काजी के पद पर रहा। उसके बाद वो क्या करा? उसके बाद श्रीलंका चला गया। ठीक है, ठीक है गाइस, श्रीलंका। पहले मध्य भारत से, यानी मध्य भारत से मलावा तट, मलावा तट से मालदीव, मालदीव से श्रीलंका चला गया। काजी के पद कब तक रहा? 18 महीने तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन
और सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन लगे। यानी जब वो यात्रा करता था तो वो एक्सपीरियंस करता था कि जब मैं मुल्तान से दिल्ली आया तो बस 40 दिन लगे, और जब सिंध से दिल्ली आया तो बस मेरे को 50 दिन लगे। ठीक है, ये उसने फैक्ट बताया। 10वां जो हमारा पॉइंट है, यात्रा पे उनको बार बार डाकुओं के हमले होते थे। यानी जब भी उस समय यात्रा करते थे ना इब्न बतूता, तो डाकुओं के हमले होते थे और वो मरने से भी कई बार बच गया। एक बार घायल हो गया था, फिर वो मरने से बच गया। जिज्ञासा का उपभोग, ठीक है, जिज्ञासा का उपभोग हठीला था, वो हठीला यानी जिद्दी था, कई देशों में घूम रखा था। जब वह वापस आया तो पश्चिम अफ्रीका अपने निवासी आए तो स्थानीय शासकों ने निर्देश दिए कि उनकी कहानियों को दर्ज किया जाए। जब वो आया, मतलब इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। मोरक्को का है अफ्रीका में। जब वो अपने अफ्रीका देश वापस गया, यानी मोरक्को वापस गया, तो वहाँ का जो शासक था उसने बोला आपने जो जो देखा, जो जो कहानियाँ देखी, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, उसे लिखवाया गया। नेक्स्ट है फासा बनियार एक विशिष्ट चिकित्सक। यानी फासा बनियार के बारे में बताना है। फासा बनियार से पहले भी बहुत सारे यात्री आए थे, जिसका नाम था फ्रांसीसी जोरी जो वेप्टस देवनियार का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार? 6 बार। किसने? जोहरी ने। और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से कर दी। ठीक है, किससे कर दी? ईरान और ओटोमन साम्राज्य से इसकी तुलना कर दी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस का रहने वाला था फासो बनियार। बहुत बहुत सारे इसमें गुण थे। ये इतिहासकार भी था, दार्शनिक भी था, राजनीतिक था और एक चिकित्सक भी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक अपरिचित संसार की समक्ष अलबरूनी तथा संस्कृतवाद परंपरा। ठीक है, अलबरूनी की कौन संस्कृतवाद परंपरा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी तथा संस्कृतवाद परंपरा। तो ब्रूनी ने जो देखा उसकी तुलना किससे की? प्रचलित प्रथा से। जो भी चीज़ देखते ना ब्रूनी, तो उसकी तुलना, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता था। पहला अवरोध उसकी भाषा आई। ठीक है, भाषा यानी संस्कृत थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसने संस्कृत को सीखा इंडिया में रहकर। दूसरा अवरोध क्या है? धार्मिक अवस्था, क्योंकि और प्रथा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं थी। सती प्रथा हो गई, बहुत सारे रीति रिवाज हो गए, बहुत सारे त्यौहार हो गए, धर्म हो गए, तो इसको देख के ये चौंक गया। नेक्स्ट, तीसरा अभिमान। यह साम्राज्य जानते थे कि ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। जो जितने भी पूरे लोग थे ना, वो ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित थे। वेदों, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि और मनुस्मृति, इन सब चीज़ों पर क्या हुआ, इसी तरह अलबरूनी को भी इस पर डिपेंड होने पड़ा और इसे पढ़ना पड़ा। संस्कृत भाषा सीखने के बाद वेद, पुराण, भागवत गीता को भी सीखना पड़ा। नेक्स्ट गाइस, जो हमारा जो टॉपिक है हमारा, अलबरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। यानी अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा। सही गाइस, पहला उसने ये लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ण हैं। यानी जैसे वर्ण भारत में वैसे ही कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है, उन्होंने उसके बारे में बताया। अगला, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने से बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। किसकी? अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया, यानी मना कर दिया कि मैं नहीं मानता, इस अपवित्रता नहीं मानता। उसने लिखा कि हर वस्तु अपवित्र हो सकती है और पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र नमक को गंदा होने से बचाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। देखो, ब्राह्मण ने अपना एक आइडियोलॉजी बनाई कि एक बार जो अपवित्र हो गया ना, वो पवित्र नहीं हो सकता। मगर जो अलबरूनी है उसने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तथ्य बताया कि सूरज हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र नमक को गंदा होने से बचाती है। ठीक है, इसीलिए ये मान्यता को उसने नहीं माना। जो नेक्स्ट है, नारियल तथा पान। क्या गाइस? नारियल तथा पान, इसका वर्णन कौन करता है? इब्न बतूता। ठीक है गाइस, इब्न बतूता क्या लिखता है? अपरिचित नारियल व पान दो ऐसी वनस्पतिक उपज का वर्णन करता है। कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट हमारा है इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता और भारतीय शहर के बारे में क्या लिखता है? ये लिखता है कि भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, यहाँ पे चमक धमक वाली रंगीन बाजारें हैं, विविध तरह की वस्तुओं से भरा हुआ है। दिल्ली को एक बड़ा शहर मानता है, विशाल आबादी तथा भारत में सबसे बड़ा मानता है। किसको? दिल्ली को मानता है। कौन? इब्न बतूता। फिर उसी का कंपेरिजन करता है दौलताबाद यानी महाराष्ट्र से, वो भी कम नहीं है दिल्ली से, और दिल्ली को चुनौती देता है। कौन? महाराष्ट्र यानी दौलताबाद। और अधिकांश बाज़ारों में मस्जिद है, मंदिर है, कम से कम में नृत्यक और संगीतकार तथा गायकों का सार्वजनिक
प्रदर्शन होता है, ठीक है। यानी उस समय बाजार बज तो इस पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा है इब्न बतूता कि जो बाजार है ना उसमें मस्जिद भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, और यहाँ पर जो नृत्यक है यानी डांस करने वाले संगीतकार गायक, तो यहाँ पे सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, ठीक है। यानी जो जिसके पास कला है कुछ, वो यहाँ पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी आजीविका कमा सकता है। यहाँ पर इब्न बतूता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के आक्रमणों से प्राप्त करता है। किससे? अधिग्रहण से प्राप्त करता है। मतलब शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता है, यानी गांव से बहुत बड़े मात्रा में क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है, ये बताया जा रहा है इब्न बतूता। अरे यहाँ पे भारत में क्या होता था, जो मिट्टी है ना बहुत उपजाऊ है, तो इससे क्या होता था, 2 फसल होती थी एक साल में। भारतीय कपड़ों विशेषकर सूती हो गए, मलमल हो गए, महीन हो गए, रेशम हो गए, जर्दी, साटन को अत्यधिक मांग थी, ठीक है। मलमल महंगा था, अमीर वर्ग और धनाढ्य लोग ही पहनते थे, यानी अमीर लोग ही पहनते थे मलमल का कपड़ा। नेक्स्ट है संचार की एक अनूठी प्रणाली। किसने? इब्न बतूता ने इसका वर्णन किया है। इब्न बतूता प्रणाली की अर्धकुशल देखकर चकित हो गया, कार्यकुशलता देखकर चकित हो गया। सबसे व्यापारी के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषण करना संभव था, और अल्प सूचना पर माल भेजना, यानी व्यापारी क्या कर सकते थे, अगर आपके पास सूचना ही नहीं है माल की, तब भी आप उसे माल को मंगा सकते थे। इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ की कम्युनिकेशन थी, यानी वहाँ की संचार प्रणाली थी, ठीक है गाइस। इसके अलावा डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन में लगते थे, और गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था से केवल 5 दिनों में आ जाती थी, ठीक है, 5 दिनों में। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नियार तथा अविकसित पूर्व, यानी फासा बर्नियार ने क्या बोला, भारत को अविकसित पूर्व का नाम दिया। इसमें क्या है, इब्न बतूता ने हर वर्णन को अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक बनाया। वही बर्नियार एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा का संबंधित था। वह फ्रांस और यूरोप की स्थिति की तुलना करता था। देखो इब्न बतूता क्या था, उत्साह से भरपूर था और हठीला आदमी था, ठीक है, वो हर चीज़ देखता था। वहीं पर फ्रांस और जो फ्रांस व बर्नियार है वो फ्रांस और इंडिया की तुलना करने में लगा था, यानी यूरोप से। इंडिया की तुलना किससे कर रहा है? यूरोप से। बर्नियार के ग्रंथ ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर अपने गहन आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेख है, यानी उसने बहुत डीपली बताया कि किस तरह का मतभेद है इंडिया और बाकी अदर कंट्री में, यूरोप के, ठीक है। भारत का चित्रण कैसे करता है, वो बता रखा है कि भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, यूरोप का विपरीत है जैसे कुछ इतिहासकार प्रवेश करते हैं। ये सब बताया गया कि कैसे भारत यूरोप से अलग, यूरोप के देशों से बहुत अलग है, ठीक है। वहीं पे भूमि स्वामित्व का प्रश्न, ठीक है, इस भूमि स्वामित्व का प्रश्न, फासा बर्नियार ने निजी स्वामित्व का अभाव था। नहीं, फासा बर्नियार ने ये बताया कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, यानी किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं है, ठीक है, सारी ज़मीन किसकी है? राजा की। सेकंड, बर्नियार तक देता है कि भूमि धारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? भूमि, तो इसीलिए वो उस पर अच्छे से काम नहीं करते। नेक्स्ट, गरीबों के क्या हो रहा है, भारत में लोग ना गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, इसका वर्णन करता है। फोर्थ, मुगल दस्तावेज या इंगित नहीं करते कि भूमि का एकमात्र स्वामी कौन था? राजा था, ठीक है, ये बताया है कि उदाहरण भी दिया है उन्होंने। 16वीं शताब्दी में राजस्व का परिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई है। मांग प्राप्ति होती है, ना कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ये बताया गया कि राजा जो भूमि है ना, राजा के पास जो भूमि, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो राजा के पास है, वो उन्होंने उसके सुरक्षा के बदले लिए। किन की सुरक्षा? जो जनता है उनकी सुरक्षा के बदले लिए, इन्होंने बताया। नेक्स्ट हमारा एक अधिक सामाजिक सच्चाई। क्या? एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। सामाजिक सच्चाई के बारे में बताते हैं। जैसे पहला, मुगल राजा था ना जो, वो निरंकुश था, अपना शासन चलाता था, तो शिल्पकारों के पास अपने उत्पादन को बेहतर बनाने या कोई प्रोत्साहन नहीं था। जो शिल्पकार होते हैं ना गाइस, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, शिल्पकार जो नई नई वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है, शिल्प से जुड़े जितने काम होते हैं वो शिल्पकार करते हैं, तो उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। उन्हें कोई प्रोत्साहन मतलब कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा, ना राजा की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो वो बताते हैं। क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जितना भी मुनाफा होता था वो कौन कर लेता था? राज्य, यानी
राजा द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुखी था, यानी उत्पादन हर जगह घटता जा रहा था, क्योंकि सारा मुनाफा तो सरकार के पास जा रहा है, यानी राजा के पास जा रहा है, तो इसीलिए ये बताया गया। अन्य शहरी समूह व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक हो गए, जैसे वैद्य, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद और अन्य लोग, ये बताया गया कि अन्य शहरी समूह व्यावसायिक वर्ग यानी जो व्यापार करते हैं उनका वर्ग कैसा था, ये देखिएगा इस। अगला है जो लास्ट हमारा, महिलाएं, दासियों तथा श्रमिक। ठीक है, तो इसका वर्णन भी करता है। इसमें क्या बताते हैं कि दास खुलेआम पर बेचे जाते थे और भेंट के रूप में दिए जाते थे। जी हाँ गाइस, उस समय दासों को देना शुभ माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, बतूता सिंध पहुंचा तो भेंट में घोड़े दिए, ऊँट दिए, दास खरीदे तथा जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ साथ एक दास और घोड़े भेंट के रूप में दिए, इब्न बतूता ने। और भाई पे थर्ड हमारा पॉइंट है, दासियों की संगीत और गायनों में निपुण होती थी। दासियाँ जो निपुण होती थी, बतूता सुल्तान की बहन की शादी पर सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को रखते थे। यानी जो दासियाँ होती थी उसको किस लिए रखते थे, जो राजा होते थे, एक कैमरे के तौर पर, यानी वो देखे, एक गुप्तचर के रूप में रखते थे। कौन? राजा, दासियों को, जो संगीत और गायनों में निपुण होती थी। नेक्स्ट हमारा है, दासों घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल होते थे, सिवाय पालकी डोली में पुरुष को और महिलाओं को ले जाने के लिए विशेष तौर से कार्य किए जाते थे। यानी घरेलू कार्य के लिए किसका यूज किया जाता था? दासों का। पांचवा, बर्नियर सती प्रथा के बारे में बताता है और महिला खुशी से मौत को गले लगा रही है। बर्नियर क्या बताता है कि छोटी सी बच्ची 13-14 साल की, उसे ले जाया जा रहा है, क्यों? उसका जो पति वो मर गया है। ठीक है, उसे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, 2 औरतें उसे लेके जा रही है। ठीक है, और एक ब्राह्मण भी है जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है। ठीक है, एक बच्ची को जला रहे हैं। तो ये सब वर्णन देखता है, उसके बारे में लिखता है। आई होप आपको गाइस समझ आया हो।